हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव भरोस सिंह में। दोस्तों, एनसीईआरटी सिलेबस पे आधारित कक्षा 10वीं की वीडियो मैं आप सबके लिए उपलब्ध कराऊंगा ताकि आप सबको परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने में सफलता मिल सके। इसके अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र विषयों पर आधारित वीडियो होंगे। आज इतिहास पर आधारित पहला वीडियो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय यानी नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट 1 प्रारंभ कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो को। आज के वीडियो में जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में किस प्रकार की स्थितियां बनी जिससे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, इसको हम समझेंगे। तो चलिए हम इतिहास के पहले पार्ट यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के पार्ट 1 को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रवाद की कल्पना। यूरोप में राष्ट्रवाद की कल्पना के ऊपर जो आपकी किताबों में हमें उल्लेख मिलता है उसको सबसे पहले समझते हैं। फ्रेडरिक सोरियो एक फ्रांसीसी कलाकार था जिसने 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। अब फ्रेडरिक सोरियो ने जो 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई, उस श्रृंखला के अंतर्गत बहुत सारी बातें हैं जो आप उसका अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगी। अगले बिंदु में हम चलते हैं कि फ्रेडरिक सोरियो के सपनों के संसार जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु चलते हैं कि सोरियो के कल्पनादर्श यूटोपिया पे आधारित प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ये महत्वपूर्ण पाठ है जिसमें जो प्रश्न होते हैं, जिसमें वेरी शॉर्ट टाइप प्रश्न होते हैं या लॉन्ग आंसर होते हैं, वो आप सबसे पूछे जाते हैं। तो कल्पनादर्श यूटोपिया एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना असंभव होता है, उसमें इस प्रकार की फ्रेडरिक सोरियो द्वारा कल्पना की गई है। फ्रेडरिक सोरियो ने स्वतंत्रता की एक मूर्ति की कल्पना की है जिसमें स्त्री पुरुष जो है उसकी वंदना करते हुए दिखाई देते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जो फ्रेडरिक सोरियो ने कल्पना की तो उसका आधार क्या बना होगा, किस आधार पर फ्रेडरिक सोरियो ने वो कल्पना की होगी। अगले बिंदु की तरफ हम बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। यूरोप में जो क्रांति हुई तो उस क्रांति की जन्मभूमि के रूप में हम फ्रांस को देखते हैं। फ्रांस की क्रांति ने पूरे यूरोप को प्रभावित किया और उसके फलस्वरूप ही यूरोप में क्रांतियां हुई। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फ्रांस की क्रांति को समझ लेते हैं। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। अब फ्रांस की क्रांति क्यों हुई और क्रांति के क्या कारण बने, इसको हम समझते हैं। दुनिया में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं उस क्रांति के कुछ कारण सामान्य रूप से प्रकट होते हैं, जैसे सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण। भारत में भी 1857 की क्रांति हुई। उस क्रांति के भी कारणों
का अध्ययन करते हैं तो उसमें भी हम सामान्य रूप से इस कारण को पाते हैं कि सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण उसके लिए जिम्मेदार थे। अब दोनों परिस्थितियों में अंतर है। भारत में 1857 की जो क्रांति हुई उसमें भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन था, लेकिन फ्रांस में जो क्रांति हुई वहाँ पर राजतंत्र था और फ्रांस का राजा जो है उस समय लुईस 16वां वहाँ पर शासन कर रहा था, जो बुर्बो राजवंश का था। लुईस 16वां एक निरंकुश और अत्याचारी शासन था। उसके शासन के दौरान फ्रांस की जनता पर जो करों का बोझ लाद दिया गया था उससे फ्रांस की जनता बहुत दुखी थी और वो कैसे भी करके उस लुईस 16वें के शासन से मुक्ति चाहती थी। अब लुईस 16वें के शासन से मुक्ति कैसे मिले, तो जो भी क्रांति होती है उसमें कुछ विचार होते हैं। अब फ्रांस की क्रांति को हम समझते हैं तो वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू, रूसो जैसे दार्शनिक हुए जिन्होंने फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया। रूसो के विषय में तो कहा जाता है कि रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति ही नहीं होती। तो 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई उसमें लुईस 16वां जो बुर्बो राजवंश का था उसके शासन का अंत हो जाता है। लुईस 16वें को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है और लुईस 16वें की जो पत्नी जो फ्रांस की रानी रहती है एंतोइनेट, उसको भी फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। अब लुईस 16वें के शासन का जब अंत होता है, यानी फ्रांस से जब राजा का शासन समाप्त हो जाता है, तो फ्रांस की जो सत्ता है वो मध्यम वर्गीय समूह के हाथों में आ जाती है और फ्रांस पर मध्यम वर्गीय जो समूह है जिसे तृतीय स्टेट का नाम दिया जाता है उसके हाथ में सत्ता आती है। उसके हाथ में सत्ता आती है तो ये मध्यम वर्गीय जो है एक नए संविधान का निर्माण करता है। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस के संविधान को लागू कर दिया जाता है और फ्रांस एक गणतंत्र बन जाता है। अब फ्रांस का जो संविधान लागू होता है और राष्ट्र का विचार क्या है इसको यहाँ समझते हैं। फ्रांस के संविधान लागू होने के बाद उस संविधान में कौन कौन सी बातों का उल्लेख है इसको यहाँ समझते हैं। संविधान के अंतर्गत सबको समान अधिकार और नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया। देखिए, जो भी क्रांति होती है उस क्रांति के लिए एक ऐसे विशेष पहचान की आवश्यकता होती है जिसके तले पूरा राष्ट्र जो है एक साथ चले और एक स्वर में क्रांति की विचारधारा को आगे बढ़ाए। इसलिए एक राष्ट्र ध्वज का होना बहुत आवश्यक है। तो फ्रांस की जब क्रांति हुई, क्रांति सफल हुई तो समान अधिकार मिले, एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया। अब अगले बिंदु की तरफ चलते हैं और हम इसको देखते हैं, समझते हैं। स्टेट्स जनरल का जो चुनाव जिसमें सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाता था उसका नाम बदलकर अब नेशनल असेंबली कर दिया गया। जो ये नेशनल असेंबली रहती है यही फ्रांस के संविधान को तैयार करती है और फ्रांस के संविधान को लागू करती है, जिससे फ्रांस गणतंत्र बनता है। तो जो राष्ट्र का विचार आया, विचार आने के बाद किस प्रकार से फ्रांस की स्थितियों में परिवर्तन आया इसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। आगे चलते हैं और बिंदुओं को देखते हैं कि आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। फ्रांस के अंदर जो आंतरिक आयात निर्यात शुल्क जो है राजा द्वारा लगाए गए थे, जब तृतीय स्टेट के हाथ में सत्ता आई तो ये इसे समाप्त कर दिए गए। भार तथा नापने की एक सामान्य व्यवस्था लागू की गई। आपसे पूछा जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति में जब सत्ता मध्यम वर्गीय समूह के हाथ में आई यानी तृतीय स्टेट के हाथ में आई तो किस प्रकार से परिवर्तन हुए, या फ्रांस जब गणतंत्र बना तो किस प्रकार की व्यवस्थाएं लागू हुई, तो आपका ये उत्तर हो सकता है। आगे देखते हैं कि क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया जाना। एक राष्ट्र का हमें निर्माण करना है तो उस राष्ट्र में एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जो उस राष्ट्र के अधिकांश निवासी बोलें। जैसे भारत के अंदर भी बहुत सी क्षेत्रीय भाषा है, लेकिन
हिंदी राष्ट्रभाषा है। उसी प्रकार से फ्रांस के अंदर भी बहुत सारी क्षेत्रीय भाषा थी, उन क्षेत्रीय भाषाओं को हतोत्साहित किया गया, उन्हें ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया और उसकी जगह फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा बना दिया गया। फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की परिस्थितियां बनी? सत्ता अब मध्यम वर्गीय समूह यानी तृतीय स्टेट के पास आ गई। अब तृतीय स्टेट के पास जब सत्ता आ गई, उसके बाद किस प्रकार के परिवर्तन हुए? तृतीय स्टेट के बाद जब सत्ता आई तो फ्रांस की स्थिति में बहुत सारे परिवर्तन हुए थे, लेकिन धीरे धीरे सत्ता अब डायरेक्टरी के हाथों में चली गई। जब फ्रांस में सत्ता डायरेक्टरी के हाथ में आई तो फ्रांस की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। फ्रांस की आर्थिक दशा बिगड़ गई, फ्रांस के शत्रु बहुत प्रबल हो गए। ऐसी स्थिति में फ्रांस की जनता अब एक ऐसे आशा के किरण को तलाश रही थी जो फ्रांस में स्थायी शांति कायम रख सके और फ्रांस की जनता को खुशहाली प्रदान कर सके। ऐसे में नेपोलियन बोनापार्ट एक आशा की किरण के रूप में वहाँ उभरता है। नेपोलियन बोनापार्ट जो एक सामान्य सैनिक रहता है और एक सामान्य सैनिक से अपने साहस और शौर्य के बल से वो धीरे धीरे फ्रांस की सेना में बड़े पदों को प्रतिष्ठित करता चला जाता है, जिसके कारण फ्रांस की जनता नेपोलियन बोनापार्ट को एक उम्मीद के रूप में देखती है। अब नेपोलियन बोनापार्ट 1799 में डायरेक्टरी का तख्ता पलट कर देता है और अपने को प्रथम कौंसिल के रूप में नियुक्त कर देता है। 1799 से 1804 का जो समय है वो नेपोलियन फ्रांस में एक कौंसिल के रूप में सत्ता पे काबिज होता है और 1804 से 1815 तक नेपोलियन फ्रांस के सम्राट के रूप में फ्रांस की सत्ता पे काबिज होता है। फ्रांस जो एक गणतंत्र था अब राजतंत्र में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन नेपोलियन के किए गए कार्य विश्व इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। तो नेपोलियन ने कौन कौन से सुधार किए और किस प्रकार के सुधार किए, इसको हम यहाँ पर देखते हैं। 1804 की नेपोलियन संहिता, जिसे नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है। नेपोलियन ने कहा, पहले सुधार को यहाँ देखते हैं कि जन्म के आधार पर विशेषाधिकार समाप्त है। इसके पूर्व जब राजा का शासन था तो राजा का पुत्र ही राजा बन सकता था। नेपोलियन ने कहा ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, राजा का पुत्र राजा नहीं बनना चाहिए, व्यक्ति को योग्यता के आधार पर पद मिलना चाहिए। तो नेपोलियन ने जन्म के आधार पर जो विशेषाधिकार था उसे समाप्त कर दिया। दूसरा बिंदु, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाना। नेपोलियन ने बोला कि कानून के समक्ष सभी बराबर हैं और सबको संपत्ति का अधिकार प्राप्त है। ये नेपोलियन की संहिता का दूसरा महत्वपूर्ण सुधार है। तीसरा, सामंती व्यवस्था। अब सामंती व्यवस्था को समझ लेते हैं। भारत में जब अंग्रेज ने अपना शासन स्थापित किया था तो भारत में जामींदार सत्ता को अंग्रेजों को चलाने में सहयोग प्रदान किया करते थे। जामींदार किसानों पर भारी भरकम कर लगाया करते थे, जिससे किसानों की दशा बहुत खराब थी। ऐसी स्थिति फ्रांस में थी। फ्रांस के जो सामंत थे वो किसानों पर भारी भरकम कर लगाते थे, जिससे फ्रांस की जो जनता थी वो बहुत दुखी थी। तो नेपोलियन ने सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। अब चौथा महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर हम देखते हैं, फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाना। नेपोलियन एक महान विजेता था। उसने आधे से अधिक यूरोप को जीत लिया था। उसने फ्रांस के गौरव को बढ़ाया था। तो जिन क्षेत्रों को नेपोलियन ने जीता था उन पर शासन प्रशासन की जो प्रक्रिया थी सरल बनाया। पांचवा बिंदु देखते हैं, यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार करना। नेपोलियन ने फ्रांस के अंदर यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किया। नेपोलियन के सुधार विश्व में बहुत प्रसिद्ध है। विश्व इतिहास में नेपोलियन का नाम बड़े ही गौरव के साथ लिया जाता है, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ नेपोलियन
धीरे धीरे किस प्रकार से एक सैनिक के रूप में अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है और फ्रांस का सम्राट बन बैठता है। एक वीडियो के माध्यम से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय समझा पाना संभव नहीं है, इसलिए मैं अगले वीडियो में इसके कुछ अंशों को और उसके बाद के अगले वीडियो में कुछ अंशों को शामिल करूंगा, जिससे कि यूरोप में राष्ट्रवाद को आप आसानी से समझ सकें। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको सामाजिक अध्ययन के यानी सोशल साइंस के सिलेबस को बहुत आसानी से करा सकूं, और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आप मेरे वीडियो संबंधी जानकारी मेरे टेलीग्राम चैनल जनरल नॉलेज एंड हिस्ट्री पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स।